नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। विपक्ष के विधायकों को सरकारी योजनाओं और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद विपक्ष के विधायक कहते हैं। लेकिन अब विपक्षी विधायकों की परेशानी का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है और एक सकारात्मक पहल करते हुए सचिवालय में सभी गैर भाजपा विधायकों की बैठक ली। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने अब तक 3 लोकसभाओं की समीक्षा बैठक की है, जिसमें विपक्षी दलों के विधायक शामिल नहीं हुए थे और इसी बात को लेकर विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब सीएम धामी ने सभी विपक्षी विधायकों को बुलाते हुए उनके विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने के दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी की इस पहल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कुशल नेतृत्व से राज्य का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जिसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन भी कहा था कि हम सभी विधायकों से वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनके भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है। और मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र का विकास यही हम सबकी प्राथमिकता है, इसलिए दलीय नज़रिए से विकास को कभी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात आता है कि किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए हों, उसका भी एक मूल्यांकन आएगा और जो भी प्रस्ताव गए होंगे मुख्यमंत्री जी उसको धरत पर उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ज़्यादा बजट और ज़्यादा काम उनके क्षेत्रों में निकला है हमेशा, और आज भी ऐसी एक समीक्षा हुई है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर विधायक तो हरिद्वार के ही हैं, बाकी तो इक्का दुक्का विधायक हैं, तो वो सभी का आकलन आज हुआ होगा और उनको भी सेटिस्फेक्शन हुआ होगा। सरकार को तो सेटिस्फेक्शन है ही। सरकार ने इस बात में कभी दुबात नहीं किया कि किसको फंड देना है किसको नहीं देना, क्योंकि हम जनादेश से चुनी हुई सरकार हैं और जनादेश पर जो भी घोषणाओं के तहत जनता ने हमें चुना है उन सबको पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम उन लोगों को रहता है जिसे जो आज दूर हुआ होगा। सभी दलों के साथ बैठक करने का एक उद्देश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा की सबका साथ सबका विकास, उस विचारधारा को लेकर है कि जिस क्षेत्र में हमारे विधायक नहीं हैं लेकिन वहाँ की जो जनता है उसको जो योजनाएं प्रदेश सरकार की हैं, केंद्र सरकार की, उनको समान रूप से वहाँ पे व्यवस्थाएं मिलें, इस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने जो है इस कार्य को किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो आम जनता को सुख देने का, सुविधाएं देने का है और इसी कारण से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी विधायकों से उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और जो उनको बजट आवंटन करना है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनमें अगर कहीं कमी है, इस विषय को लेकर जो है ये पहल की है। विधानसभाओं में विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद फील्ड में उतरते हुए नजर आए, जिसमें सीएम धामी ने पहले लोकसभावार विकास कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद अब विपक्षी दलों को करारा जवाब देते हुए उनके विधायकों की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की। लेकिन विपक्ष अब भी सीएम धामी की इन समीक्षा बैठकों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप लगाने का ही ये नतीजा है कि आज ये बैठक हो रही है, नहीं तो क्या कारण है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है उनकी समीक्षा बैठक होती है वो केवल सत्ताधारियों की अलग से होती है, और अब जब विपक्ष ने आवाज़ उठानी शुरू की तो विपक्ष के विधायकों की समीक्षा अब हो रही। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज जो हम विपक्ष के विधायक हैं हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की। हमको इस बैठक में आने का अवसर मिला। प्रत्येक विधायक साथी ने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं थी उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने का काम किया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा कि जो 10-10 मांगे हमारी थी अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की, उसको भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का काम करें। और हम मुख्यमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर विकास के कार्य हमारे होंगे
हम साधुवाद देंगे सरकार को, हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का कि आपने विपक्ष के जो हम विधायक हैं हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। लेकिन अगर विकास के कार्य नहीं होंगे तब हम अपनी बात कहेंगे। देखिए बैठक तो सभी की कर रहे हैं, वो लोग जिलावार कर रहे हैं, ये उनका अपना एक तरीका है सरकार का, वो अपने तरीके से करेंगे। हमें हमारे क्षेत्रों में प्रदेश में अच्छे कार्य हो, हमारा सिर्फ फोकस जो है उस पे होना चाहिए। नाराजगी का समय नहीं था, अच्छी शुरुआत है, सुखद चर्चा हुई है और अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को सख्त निर्देश देना जहां एक तरफ नया और बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो वहीं इस संकल्प से तमाम योजनाओं का लाभ सीधा आम जनता को पहुंचेगा। देहरादून से HN 24/7 के लिए अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। तो आज विपक्ष के जो विधायक हैं उनके साथ जो मुख्यमंत्री ने बैठक की है उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। रविंद्र कुमार जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज रावत जी हैं पूर्व विधायक कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज इस्टीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मनोज रावत जी आपका रुख मैं करूंगी, क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं और अब विपक्ष में बैठे विधायकों का हमेशा सरकार पर यह आरोप होता है कि उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज जो पहल की गई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, देर में उठाया गया एक सही कदम है और विपक्ष विधायक विपक्षी दल का हो सकता है, आपके विपरीत विचारधारा का हो सकता है, आपकी प्रतिस्पर्धा वाली विचारधारा का हो सकता है, लेकिन जनता के विकास के कार्य रोकना, तो अगर किसी आप विधानसभा को के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो विधायक के साथ नहीं हो रहा है, वो जनता के साथ हो रहा है जी। और जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोकसभा वार आप हर लोकसभा की, जैसे आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा वार, जैसे गढ़वाल में हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा और टिहरी लोकसभा, इनकी अलग अलग समीक्षा बैठकें करी और विपक्ष के विधायकों की पूरे गढ़वाल की अलग करी। देखिए, इसमें भेद तो आपने कर ही दिया है। जब आपने गढ़वाल लोकसभा के माननीय विधायक गणों को सत्ता पक्ष के बुलाया, उसी समय आप विपक्ष के विधायकों को भी बुलाते, मात्र एक विधायक विपक्ष के थे। तो क्या 14 विधायकों की बैठक जब आपने गढ़वाल विधानसभा की करी, वहां पर एक कुर्सी आदरणीय राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ के एकमात्र विधायक हैं विपक्ष के, उनके लिए नहीं थी। जब आपने टेरी की समीक्षा करी तो मात्र 3 विधायक, वह एक इंडिपेंडेंट हमारे यमुनोत्री से और 2 कांग्रेस के विधायक, क्या 3 लोगों के लिए स्थान नहीं था? और हरिद्वार के लिए, हरिद्वार में जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं बसपा और कांग्रेस के, तो मेरा ये मानना है कि अगर सबकी सामूहिक बैठक होती तो वो उस पर तुलना करते। लेकिन चलो देर में किया, 1 साल बाद आप आ रहे हैं। लेकिन जो हमारा अनुभव है, हम जब विधायक रहे तो एक भी बैठक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं ली। और मैं जो मुख्यमंत्री के हाथ पे जो विवेकाधीन कोष होता है, उसके आंकड़े अगर मैं विपक्ष के विधायकों को कितना मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जो गरीब लोगों के लिए, बीमारी के लिए, गरीब के बच्चे की शादी के लिए, शिक्षा के लिए दिया जाता है, उसके आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो भेदभाव, देखिए जो रूटीन के बजट जाने उसमें क्या कर लेंगे आप, किसी का रोक नहीं सकते हैं आप। लेकिन वो जहां पर आपके विवेक से आप शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वहां पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो वो आपकी असली सूरत को दिखाता है। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगी। रविंद्र कुमार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं सीएम की इस पहल को, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है आपकी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है देर से ही सही लेकिन अच्छी पहल है। देखिए, विपक्ष इस विषय को कह सकता है अपने अपने तरीके से, लेकिन देखिए माननीय धामी जी के नेतृत्व में उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। वो विकास के पथ पे अग्रसर होके जिस प्रकार इस प्रदेश के प्रत्येक जन का और प्रत्येक जनप्रतिनिधि का ख्याल रख रहे हैं, वह किस तरीके से काम कर सके छोटे रूप को देते हुए। देखिए, लोकसभा वार जिस प्रकार अभी इन्होंने कहा कि
एक विधायक को नहीं बुलाया, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूजन है वो उन्हें बुलाया नहीं गया या वो आए नहीं, ये विषय बात का है। लेकिन देखिए, लगातार विधायकों के साथ बैठक करके उनके क्षेत्रों की, उनके विधानसभा वार उनके कार्य की और उनके कार्यों की समीक्षा, और क्या क्या हमने कार्य करने का लक्ष्य लिया था, क्या वो पूरे हुए, क्या ऐसे कार्य कहीं अटके हैं जो किसी विभागीय आपस की सामंजस्य ना होने के कारण। तो तमाम ऐसे कई समीक्षा है जो छोटे स्तर पर ये छोटी बैठकों के माध्यम से हुए हैं। देखिए, लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रश्न उठाया है कि ये देर से सही और कांग्रेस के साथ विधायकों के साथ भेदभाव हुआ है, तो ये किसी भी प्रकार का मैं नहीं समझता कोई भेदभाव है। मैं ये समझता हूँ कि छोटी बैठक होने से और ज्यादा से अच्छे से प्रेजेंटेशन करने का मौका मिल जाता है। कम लोगों की होने से आप अच्छे से अपनी बात को, आपको ज्यादा समय मिलता है। क्योंकि देखिए, जितनी बार भी हमारा सत्र हुआ है, क्योंकि सभी होते हैं उसमें, पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, तो लगातार विपक्ष जो है हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। जहां पे जनता के सवालों को उठना चाहिए, विकास कार्यों के नए आयाम होने चाहिए, विकास को और हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए सुझाव होने चाहिए, वो लगातार किसी ना किसी मुद्दे को लेके हमेशा से विपक्ष उसको भटका देता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ माननीय धामी जी जिस प्रकार से इस प्रदेश की उन्नति के लिए, जन के लिए, जन प्रतिनिधियों के साथ जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और वह एक बहुत उनका शुभकामनाएं हैं और एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा सार्थक रिजल्ट कहीं ना कहीं सबको दिखाई भी देगा और दिख भी रहा है। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पक्ष अभी सुना है। क्या आपको लगता है जो कांग्रेस कह रही है कितना सही है, और क्या बहुत देर में ये स्टेप उठाया गया है? क्या पहले ही उठा लेना चाहिए था मुख्यमंत्री को ये स्टेप की जब आप औरों की मीटिंग ले रहे थे तो सबको इंक्लूड करके चलना चाहिए था? इन सब चीजों के कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह से विपक्ष के विधायकों को बुलाया है, तो वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय काम है। और मुझे लगता है कि नारेंद्र तिवारी जी के बाद ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने विपक्ष के विधायकों को बुलाया है, उनकी बात सुनी है और उनके कार्य की समीक्षा करी है। साथ में उन्होंने जो भी बजट एलोकेशन है, बजट एलोकेशन में किसको कितना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, ये अपने आप में जो है एक दूरगामी परिणाम जो है आ सकते हैं। और ये बात देखिए, राजनीति अलग है, लेकिन अगर आपने प्रदेश का विकास करना है तो आपको अपना विजन बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। आपको एक छोटे संकीर्ण मानसिकता से जो है आप काम नहीं कर सकते। राजनीति अलग बात है, विकास अलग है। अपना जो है आपका प्रदेश के आप मुखिया हो, आप सबको इंक्लूसिव लेके चल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। रही बात जो है कांग्रेस की बात, जहाँ कहते हैं कि कुछ विधायकों को बुलाया गया, कुछ को नहीं बुलाया गया, या मतलब लोकसभा वाइज जिन्होंने इनको जो है बुलाया गया है, तो उसकी सिंपल से उसकी एक बात ये है कि मुझे जो लगता है इसके दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई क्षेत्र है, कोई अगर मतलब एक लोकसभा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में किस तरह से क्योंकि हर एक क्षेत्र की कुछ ना कुछ प्राथमिकता होती हैं डेवलपमेंट के बारे में, और उस प्राथमिकता को जो है कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वो एक तरह का मतलब एक विजन है, एक तरफ का जो है उसको वो कंसंट्रेट होकर उसमें काम करना चाहते हैं, और उस तरह से जो है उसको लाके और फिर उस पर जो है एक आप समझ लीजिए एक रूपरेखा बना के अब इसमें काम करना चाहते हैं। तो एक ये अलग तरह की सोच है और इससे उसमें काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो उसका दूसरा पहलू क्या है कि 2024 में चुनाव आने वाले, ठीक है, तो एक मैसेज भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है कि देखिए हम विकास पे फोकस करना चाहते हैं। राजनीति ठीक है, राजनीति करेंगे, लेकिन विकास जो है सबसे पहले है, और उसको एक अच्छा सा मैसेज जो है जनता में देना चाहते हैं कि किस तरह से हम फोकस डेवलपमेंट में करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखिए कि जो मुझे थोड़ा सा जो लगता है, जिस बात में हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं और हर बार होती है
कि हम जब भी साल में बजट बनाते हैं, एलोकेट करते हैं, हम जितना भी जो है अलग अलग मदों में जो है एलोकेशन करते हैं और हमारे पास जो फंड आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं, उसमें जो है हम उसका खर्च नहीं कर पाते। और आखिरी महीने मार्च में अगर आप ये देखिए 15 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में जो आखिरी महीने होते हैं 25 तारीख के आसपास, वो हम उसमें जो है ट्रेजरी से पैसा निकालते हैं और उसमें जो है एलोकेट करते हैं। तो उस बात को मुझे लगता है धामी जी क्या चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट को या जिस विधायक को जितना पैसा चाहिए हमारे पास एलोकेशन है, हम उसको देना चाहते हैं और हम उसको साल के पहले में देना चाहते हैं। अप्रैल है तो नए साल का भी शुरू होगा, तो हम देखे उनको देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम उनको बजट एलोकेट करें और किस तरह से डेवलपमेंट पे किसी खास चीज पे जो है फोकस करके उसको डेवलप करें। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो इसका जिस तरह से जो है काम किया जा रहा है। बिल्कुल। मनोज इष्टवाल जी, आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से ये पूरा आज का प्रकरण हुआ है, क्योंकि ये सराहनीय एक कदम है जो जैसे कि राजेंद्र भंडारी जी ने कहा, माफ कीजिएगा, राजेंद्र मिश्र जी ने कहा कि अभी नारायण दत्त तिवारी के बाद पहले मुख्यमंत्री होंगे सीएम धामी जिन्होंने इस तरीके से विधायकों को साथ चल के बात करने की कोशिश की है। आप किस तरीके से इसे देखते हैं सर? देखिए, स्वयं विपक्ष की ओर से जो जितने भी वर्जन मैंने अभी सुने हैं आपके उसमें चैनल के माध्यम से जी, उसके आधार पे लग रहा है कि विपक्ष भी इसे स्वागत योग्य कदम बता रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। जहां नुक्ताचीनी विपक्ष अगर सजग है तभी सरकार कहीं ना कहीं सजग रहती है जी। वरना जिस तरीके से एक बहुमत जनमत मिला हुआ है सरकार को, वो उपेक्षाओं और अपेक्षाओं के दौर में ही गुजर जाता है सारा साल। इस बार अगर एक कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मैथमेटिक्स जरूर होगा। 2024 के चुनाव भी हैं स्वाभाविक तौर पे। अब कांग्रेस के पास 10 मांगे हैं, कांग्रेस ने 10 मांगों का एक पुलिंदा मेरे ख्याल से सीएम साहब को सौंपा है जी। वो 10 मांगे क्या हैं वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि जनता जनार्दन के पास वो मांगे जा सके। ये भी हो सकता है कि उन मांगों में कुछ मांगे ऐसी हों जो निहायत ही निजी मांगे हों विधायकों की, वो भी सामने आनी चाहिए। और अभी मनोज रावत जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं केदारनाथ क्षेत्र के, उनका एक मत था कि जब लोकसभा की समीक्षाएं हुई गढ़वाल मंडल की लोकसभाओं के तीनों लोकसभाओं में जी, तो जो पहाड़ के 3 विधायक थे, 3 और 4 विधायक समझ लीजिएगा, एक निर्दलीय विधायक भी प्रीतम सिंह जी की बात हो रही है, इनको भी उन समीक्षा बैठक में उन विधायकों के साथ इंक्लूड करना चाहिए था। मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं अगर 24 की बात हुई है जी, तो स्वाभाविक है कि उनको नज़रअंदाज करना सत्ता पक्ष की मजबूरी थी। आज अगर 15 विधायक एक साथ बैठे हैं, निर्दलीय से लेके अन्य दलों से लेके और कांग्रेस से लेके, और उनको लेकर एक जो पॉजिटिव एनर्जी अभी विधायक दिखा रहे थे, साथ में उनके जो वर्जन आ रहे थे, उससे लग रहा था कि सकारात्मक एक पहल जरूर हो रही है सरकार की तरफ से। अब वो सकारात्मकता कितना अफसर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि विधायकों की बातें या विधायकों के पत्र, कहा जाता है कि उत्तराखंड के अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब मुद्दा आ रहा है कि अभी बीच में कैबिनेट की बैठक में मेरे ख्याल से एसीआर लिखने का और सीआर लिखने का जो एक मंत्रिमंडल ने दबाव डाला है पुष्कर सिंह धामी पे जी, और अगर ये सीआर लिखने की नौबत मंत्रियों में आ जाती है, मुझे लगता है मशीनरी थोड़ा अपने कलपुर्जे ठीक करेगी जी, और वो रमा होगी, ताकि हर मंत्री के पास जो उसकी चिट्ठियां हैं, जो जनता से रिलेटेड विकास कार्यों की बातें जाती हैं, वो विधायकों की बातें आगे बढ़ेंगी। और जो बंडल अभी मैं बिजली को सुन रहा था जी, लास्ट 15 दिन में जो मार्च फाइनल में जो बंडल निकलते हैं और उसमें से वो बजट को जैसे तैसे करके पूरा करके निपटाने की कोशिश होती है, वो बंडल जो धूल फाँक रहे हैं वो तेजी से निकलेंगे और उनकी धूल साफ होगी। विकास योजनाओं पे आगे कुछ नया शायद दिखने को मिल जाए। ठीक है। मनोज रावत जी, जिस तरीके से आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, आपके समय में आपने भी कई विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री से कहा होगा, कई दिक्कतें आपको देखने को मिली होंगी।
आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर विपक्ष के विधायकों को ऐसी कौन सी समस्या आती है जो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं सुलझाई जाती? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है एक पूरा डेलीगेशन विपक्ष का जो है मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करते हैं, यानी कि आप लोगों की बातों का संज्ञान लिया जाता है। लेकिन जब विधायकों की बात आती है वहाँ आपकी सुनवाई क्यों नहीं होती सर? देखिए, हमारा बहुत ही कष्टप्रद अनुभव है। हम जब विधायक थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए सिर्फ क्योंकि 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी सिर्फ एक बार विपक्ष के विधायकों से सामूहिक रूप से मिले। और आप तो पत्रकार रहे हैं इस्टवाल साहब, उन्होंने एक घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र सिंह जी ने जब मुख्यमंत्री थे, कि हर विधायक को 10 करोड़ की सड़कें और 50 लाख रुपया विवेकाधीन कोष से दिया जाएगा। और आंकड़े देख लीजिए, और सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, या सरकार को अगर मैं कहीं से कुछ गलत बोल रहा हूं तो सरकार को ही बोलना चाहिए। वो 10 करोड़ तो दूर, विपक्ष के विधायकों को 1-2 करोड़ भी नहीं मिले। और जो 50 लाख विवेकाधीन कोष की बात करी, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा हृदयेश जो इस सदन की सबसे वरिष्ठतम विधायक थी, उनको भी 1.5-2 लाख तक नहीं मिले। हमारे जो आदरणीय करण मेहरा जी हैं, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें उप नेता प्रतिपक्ष थे, उनको 1 साल में 25,000 का भी नहीं मिला है। मुझे पूरे 5 साल में, पूरे 5 साल के कार्यकाल में, जहां 2.5 करोड़ रुपया मेरे रिकमेंडेशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विवेकाधीन कोष से देना था, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझे पूरे 5 साल में 2 लाख रुपए भी पूरे नहीं मिले। तो देखिए, उस समय दर्द होता है। आप कह रहे हैं कि क्या परेशानी है, कि क्योंकि ये विवेकाधीन कोष गरीब आदमी के बच्चे के लिए, गरीब बीमार हो गया, गरीब के बच्चे को शिक्षा देनी है, गरीब की बच्ची की शादी होनी है, और मैं विपक्ष के आदरणीय विधायकों को, मुझे एक मैं पूरे आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, एक माननीय विधायक जी विपक्ष के हरिद्वार के थे, उनको 1-1 साल में 1.5 करोड़ रुपया मिला। जहां हमारे आदरणीय विधायकों को 25,000 50,000 से ऊपर नहीं मिला साल भर में रिकमेंडेशन पर, उनको 1.5 करोड़ रुपया मिला। तो उस समय दर्द होता है, और उस समय लगता है कि ये क्या जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो कहीं किसी गैर मुल्क की तो नहीं है, या कोई अपराध तो इन्होंने नहीं किया है। तो एक तो ये परेशानी, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जो परेशानी की बात है, देखिए रूटीन बजट की बात आई अभी। हमारे भाई रविंद्र जी ने कहा कि साहब विपक्ष तो हंगामे की भेंट चढ़ा देता है। हंगामा जब कान नहीं खुलेंगे, विपक्ष का कर्तव्य है। आप विधानसभा कितने दिन चला रहे हैं, आप बजट की बात कर रहे हैं। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र विज जी कह रहे थे, वो भी बता रहे थे कि साहब पैसा खर्च नहीं होता। पैसा खर्च छोड़िए, ये तो शर्मिंदगी की बात है कि इस राज्य में बजट सत्र 4 दिन में चलता है। 4 दिन में आपका राष्ट्र महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है, आम बजट भी पेश होना है, आम बजट पर चर्चा होनी है, और विषयवार बजट जो विभागवार बजट है उस पर भी चर्चा होनी है। इस प्रदेश में मैं तो कह रहा हूँ विधायिका का कहीं अब कोई रोल नहीं रह गया है इसका। कहीं मैं बहुत गंदा मुझे शब्द कहना चाहिए था कि जिस प्रदेश में विभागवार बजट पर चर्चा नहीं होती है, उस प्रदेश में बजट का क्या मतलब। प्रदेश के लोगों को पता ही नहीं है कि साहब पीडब्ल्यूडी को कितना पैसा दिया गया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले साल जो दिया गया, दूसरा, अब हकीकत पर आए बजट की हकीकत पर। बजट की हकीकत यह है कि 17 से लेकर के 22 तक के 17 से लेकर के 22 तक के जब आपकी सरकारें आई हैं, 6 साल में आपने 99,000 करोड़ रुपए का उधार ले लिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जी। आप मत संख्या 7 में जाइएगा, बजट के मत संख्या 7 में जाइएगा, उसमें आप 7 साल का 6 साल का अगर आप जोड़ेंगे तो 99,000 करोड़ का कर्जा आप ले चुके हैं। आपकी वार्षिक बजट आपका 67 करोड़ के करीब है। आपका सारा पैसा देखिए, जो पैसे का जो बड़ा हिस्सा है वो चले जा रहा है आपका कर्ज देने में। ठीक है सर, दोबारा वापस आएंगे, जवाब भी ले लेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो आज विपक्ष के विधायकों के साथ
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है कि विधायकों के साथ जो विपक्ष के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनके साथ जो मुख्यमंत्री ने आज बैठक की है, क्या उसके नतीजे आगे निकलकर आने वाले हैं। ब्रेक से पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर विपक्ष के विधायकों को अब समस्या कहाँ आती है, और चाहे वो फंड्स की बात हो, जहाँ पर कहा जाता है कि एक साल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, वहाँ पर 25 से 50 हजार रुपये भी विपक्ष के विधायकों को मिलना मुश्किल होता है। अब रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना मनोज रावत जी को, उन्होंने अपनी परेशानी बताई क्योंकि खुद वो विधायक रह चुके हैं। ऐसा क्यों सर? अगर आप बीजेपी और कांग्रेस को, जो कांग्रेस के विधायकों को 5 साल में इतना कम बजट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, और कुछ विधायक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें बहुत काम के लिए जो पैसा मिल रहा है। नहीं, ये मात्र विवेकाधीन कोष का है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का है। इसको विवेकाधीन कोष क्योंकि वो व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ का होता है, तो इसकी ये जो आंकड़े हैं उसके, बाकी सड़कों के अलग है। हम सड़कों के भी दे सकते हैं कि सड़कें जो वादा उन्होंने किया था, देखिए वो हमारा वादा नहीं था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने बोला था कि 10 करोड़ की सड़कें हर विधायक को बिना भेदभाव के देंगे और 50 लाख रुपए देंगे। तो मैंने ये तो आंकड़े दिए थे हमने उसके, और सड़कों के आंकड़े भी, सड़कों के हिसाब से हमको 5 साल में 50 करोड़ की सड़कें मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली हमको। ठीक है, जवाब। अब हम ये आशा करते हैं कि भाई धामी जी ने अगर अब बैठक रखी, क्योंकि हमारी बैठक भी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई। एक डेलीगेशन गया था, सिर्फ एक बार डेलीगेशन गया था, अनऑफिशियली भी टाइम नहीं मिलते थे कभी नहीं माननीय मुख्यमंत्री गणों से। तो अब कोई मुख्यमंत्री, लोग कहते हैं साहब आप मुख्यमंत्री जी के पास जाते नहीं। अब मुख्यमंत्री जी के पास बिना टाइम लिए तो जा नहीं सकता है कोई भी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब हम वो कैंट रोड पर जाएं और बाहर से हल्ला करें मुख्यमंत्री जी मिलने आ जाइए। तो मेरा ये कहना है कि विपक्ष के विधायकों को भी अब यहाँ तो ये सुनने में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को समय नहीं मिल रहा है। तो ये तो सड़क का है। देखिए मैं आपको मोटा मोटा कहता हूँ कि जो, लेकिन उसके बाद अन्य स्टेट सेक्टर की योजनाएं, अन्य जो सेंट्रल की बड़ी स्कीम्स हैं, उनमें से हिस्सा उनका अगर मैं थोड़ा सा बोल लूं। जी देखिए जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत अनुभवी भी हैं और बहुत अच्छे हमारे पहाड़ के जानकार भी हैं जी। और ऐसी जगह से विधायक आते हैं जो पूरी दुनिया में सबके लिए जो है एक पूजनीय स्थल है केदारनाथ से। तो मैं आपको कहूँ कि देखिए ये जिस प्रकार से माननीय रावत जी ने कहा कि विवेकाधीन कोष के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें कम दिया जाता है, दूसरों को ज़्यादा दिया जाता है। तो मैं बता दूं ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि किसी विधायक को ये लगे कि जी उसको कुछ जो है उसकी फाइल पे या उस पे कम उसका मार्क किया जा रहा है। देखिए इन्होंने जिक्र किया स्वास्थ्य को लेके। देखिए स्वास्थ्य को लेके माननीय त्रिवेंद्र जी के शासनकाल में 5 लाख रुपए का सबको आयुष्मान का कार्ड होल्डर बना दिया गया था प्रत्येक व्यक्ति को कि भैया आप आपका इलाज जो है 5 लाख रुपए तक का आप करा सकते हैं। उसमें कई गंभीर बीमारियां भी बाद में जुड़ी। तो सबसे बड़ा जो विवेकाधीन का आता था वो सिर्फ बीमारियों का, और एकदम जो एक्सीडेंटल हो गया या कोई ऐसी पहाड़ पे कोई ऐसी विपदा आ गई तो उस पे सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, और सबसे ज्यादा विवेकाधीन का कोष का खर्चा भी स्वास्थ्य के लिए होता था। अब एक बड़ा आंकड़ा जब हमने स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का अलग से दे दिया, प्रत्येक नागरिक को दे दिया, तो आप बताइए कि अब उसमें और क्या दे। अच्छा जहां तक रही एजुकेशन को लेके, एजुकेशन हमने जो है पहले से ही गरीब बच्चों के लिए 25% जो है प्राइवेट स्कूलों में उसके लिए है आरटीई के तहत। तो ये कहना कि जी विवेक, और शादी के लिए गरीब कन्या के लिए मैं कह रहा हूं कोई भी कार्ड लगाए, कोई भी कार्ड लगाए, आधार कार्ड लगाए, उसकी एक सीमित राशि है उसके अकाउंट में पहुंच जाती है। ये कहना कि किसी भी तरीके से, अब ये हो सकता है कि कुछ विधायकों का कुछ निजी अपना कोई चीज ऐसी होती हो जो, ये रविंद्र जी आप सिर्फ ये मुझे बता दीजिएगा कि जिन आदरणीय विधायकों को 1.5 करोड़ तक मिला एक साल में। देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो हमारे साथी विधायक थे और नाम लेना व्यक्तिगत होगा, लेकिन जिनको 1.5 करोड़ दिया गया, क्या उनके यहाँ ये आयुष्मान कार्ड योजना नहीं है? उनके यहाँ गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो आप कह रहे हैं कि वो गरीब बच्चों वाली जो स्कीम है वो नहीं थी?
नहीं माननीय विधायक जी, मैं आपकी बात से देखिए, आप जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री- मैं इसको सहमति या असहमति नहीं कह सकता। ना ही आपके पास कोई आंकड़ा है और ना ही मेरे पास कोई मेरे आंकड़ा पास है तो इस पक्का आंकड़ा है। नहीं तो मैंने फिर- जो संख्या बताई है वो बिल्कुल नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल का पूरा आंकड़ा विधायक जी, है। आप कहेंगे तो कल मैं आपके चैनल को दे दूंगा, चैनल के माध्यम से उसको बिल्कुल प्रचारित अगर करें। ऐसा है तो आप इसको कहें तो मैं सार्वजनिक फेसबुक आपको पे डाल दूंगा। नहीं आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर ऐसा है, कोई ऐसा मद है कि जिसमें जो है बजट खामखा खर्च हुआ है विवेकाधीन कोष का, तो ये देखिए एक समय था कि विवेकाधीन कोष से एक जो है खास वर्ग के लोगों को सहायता की जाती थी, लेकिन आज वह नहीं, पर वो खास वर्ग, मैं ये बताता हूँ, जिन माननीय विधायक जी को 1.5 करोड़ रुपया दिया, देखिए 2 साल तक के लगातार 1.5 करोड़ दिया है। नहीं मैं नहीं मानता। हरिद्वार के मैं कल देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं चैनल को दे दूंगा, अगर आप उसको चैनल पे पब्लिश करें, और गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो, हमने गवर्नमेंट से सूचना ली है, उस सूचना के आधार पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो मैं देखिए ये बड़ा, देखिए आज सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा करें। आपकी भी शिकायत है कि साहब वो विधानसभा में चर्चा नहीं होती, हमको चर्चा करना चाहिए कि किस विभाग का बजट कितना था, क्यों बजट कम हुआ, अब ये जो बजट जाएगा इसमें कितना हिस्सा मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना रावत जी, देखिए जिस समय विधानसभा का सत्र जब आता है तो उठा के अडानी वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। जी। यात्रा पे जो है कोरोना के कारण बंद करना चाहते हैं, तो इस तरीके के मुद्दे जब आप प्रदेश को देखिए, सुन लीजिए, आप यात्रा पिछली बार जब कोरोना में यात्रा बंद हुई तो आपके एडवोकेट जनरल ने, जो सरकार का वकील था, राहुल जी 2 बार यात्रा यात्रा चल रोकने के लिए रही लिखा है। थी, उस समय एक बार ऐसा टाइम आया था, जैसे अभी आ रहा है ना कि देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अपना जो है संभल के रहें और अपना प्रोटोकॉल का पालन करें। उसी तरीके से जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो एक ऐसी लहर बनी थी जिसे लेके हमारे राहुल जी जैसे कहीं आते हैं तो आपके यहाँ लहर बनती है, चुनाव आते हैं आपके यहाँ लहर बनती है, लोकसभा में हंगामा कर रहे थे। तो आप बताइए कि भाई आपको जनता ने चुना है। अडानी का मुद्दा क्यों ना, आप कहते हैं अडानी का मुद्दा उठाया, अडानी को जो पैसा दिया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक का पैसा दिया गया है। अरे मैं ये कह रहा हूँ भाई, इंडिया के नेशनलाइज बैंक का दिया है, LIC का दिया है, जो गरीबों का पैसा, प्रोविडेंट फंड का दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों का पैसा। मैं आपकी बात के 16 आने से वो सरकारी कर्मचारी भी उत्तराखंड के हैं, वो गरीब लोग भी उत्तराखंड के हैं। अगर अडानी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, अडानी हर घर का मुद्दा है। अडानी पे नहीं जाते हैं सर, वापस आ जाते हैं। आपने शुरुआत करी तो मैं ये कहता हूँ कि अडानी को दिया हुआ पैसा हर गरीब का पैसा है, और कांग्रेस का कोई अभी डिबेट उस पर कोई नहीं रही सर। माननीय विधायक जी ने सवाल उठाया तो इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए अडानी का मामला, इन्होंने एक ऐसी विदेशी जो है कंपनी के हाथों लेके दिया जिसने 15 दिन पहले एक बैंक, अमेरिका के बैंक को कहा कि ये टॉप का बैंक है, और वो 15 दिन बाद डूब गया। अपने देश के बैंकों का तो वो बता नहीं पाया। ठीक है सर, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी उत्तराखंड पे आ जाते हैं, और उत्तराखंड के खासतौर पर विपक्ष के विधायकों पर आ जाते हैं। ये पहले भी विपक्ष के विधायक कहते थे हम जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी हमारी समस्याओं को प्राथमिकता से नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी क्या हमेशा से थी, या चाहे कांग्रेस के समय पे आपके विधायकों को रही हो, या फिर आपके समय पे कांग्रेस या विपक्ष अन्य विपक्षी दलों के विधायकों को रही हो? देखिए मैं आपको बताऊं इस समय हो क्या रहा है कि कांग्रेस के विधायक जन के मुद्दे उठाने में बिल्कुल गंभीर नहीं है। वो मुद्दे क्या उठा रहे हैं कि जी जो है गोदयाल जी, गणेश गोदयाल जी को अध्यक्ष पद हटा दिया, मतलब है सर, तो प्रभारी को भी हटाओ। तिलक राज बहेड़ जी कह रहे कि जी प्रीतम सिंह जी इतने बढ़िया नेता थे और जो है सारा का सारा एक ही जो है मंडल को दे दिया गया। तो जिस प्रकार से ये आपस में एक दूसरे को लेकर विवाद बना है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप बताइए, आप मुख्यमंत्री चैनल के माध्यम से इनके विधायकों में से किसी एक का मुझे बयान दिखा दीजिए, उसने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपसे कभी आके किसी चैनल के माध्यम से कहो कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं हो रहा। नहीं, अरे नहीं सर, देखिए सुनिए, मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे पास खबरें आती हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष आवाज नहीं मारते हुए देखा आपके नेताओं को।
और सर, तीन ऐसा तीन नहीं बार कि जयपुर विपक्ष ले नहीं जाते हुए बोलता है। देखा विधायक। नहीं नहीं, देखिए विपक्ष हम दिख रहा है, विपक्ष दिख रहा सर, है, सवाल ये आपस में नहीं, सवाल सवाल जवाब ये करते नहीं है कि किसने क्या किया है, सवाल आप ये इस है मुद्दे कि पर आइए कि मुख्यमंत्री क्या ने जो आज विपक्ष के बैठक विधायकों ली के है साथ भेदभाव होता कितनी है या नहीं, सकारात्मक ही या होने हो रहा है वाली या है, नहीं हो क्या रहा है? ये क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बैठक तो आपने ली, आपने खुद बयान सुना अभी कि बैठक तो आपने ले ली है, लेकिन आगे देखना होगा क्या इस पर काम किया जाता है। और फिर अफसरशाही पे बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पहल कर ली, अधिकारियों का क्या? देखिए अधिकारियों का इतना देखिए, ऐसा है बेलगाम ना, अधिकारियों का रवैया, मैं नहीं, आपको नहीं, देखिए, देखिए। केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि विपक्ष के विधायकों को छोड़ दीजिएगा, देखिए विधानसभा का सदन पूरे प्रदेश की राजनीतिक जो हायरार्की है और नौकरशाही के बीच का एक संबंध बताता है। और आप ताजुब करेंगे कि इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री दिव्या जी देखिए, विधानसभा में साल भर का जो विधायक को बजट अधिकारी मिलता है, दीर्घा में उसको बजट कोई भी अपना वरिष्ठ अधिकारी बैठा नहीं विकास कार्यों के लिए, सड़क निर्माण के लिए उसे वो खर्च करना पड़ता है। आप ये एक बात बताइए कि कौन से विधायक ने आपको ये लगता हो कि भाई मेरा विकास कार्य ये इतना था और मुझे इससे अलग एक्स्ट्रा चाहिए, या उसने ऐसे सुझाव दिए हो, या मैंने तो कई, मैं आपसे क्या कहूं, बस नाम मैं भी नहीं लेना चाहता जिस प्रकार से कर रहे, कि मैंने कई इनके विधायकों को देखा है जो खनन की फाइलें और दूसरी फाइलें लेके उनने कहा जी उनको खनन वालों को कैसे खनन तो कल्चर बन गया ऊपर से नीचे, यहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था मिले, उनके लिए लेके सुझाव लेकर जा रहे हैं। अब बताइए, आपकी जनता पूरे प्रदेश की जनता जो देख रही है वो अभी बता देगी कि कौन खनन के धंधे में उस पर नहीं जाते हैं सर। राजेंद्र बिष्ट जी के पास जाऊंगी। सर, ये पूरी डिबेट आप सुन रहे हैं और क्या समझ में आ रहा है सर? क्योंकि डाइवर्ट तो होती रहती है, मुद्दे बहुत सारे निकल कर आते हैं, लेकिन जो बजट एलोकेशन की अगर हम बात करें कि कुछ को ज्यादा मिलता है, अगर सत्ताधारी पक्ष की बात की जाए, कुछ को कम मिलता है विवेकाधीन कोष का, जैसे मनोज रावत जी ने जिक्र किया है, उस पर कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए दिव्या, अगर हम बात करते हैं दो तरह के, मतलब जो हमें निधि मिलती है, एक तो जो विधायक निधि होती है, विधायक निधि में तो सीधे सीधे ये होता है कि जो भी विधायक हैं उनको जो है, जो गवर्नमेंट से उनको एलोकेशन जो फंड का होना है वो फंड उनको मिलता है, ठीक है, वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी विडम्बना, अगर आप ये देखेंगे पिछले साल कुछ ऐसे डाटा आए हैं कि बहुत सारे विधायकों ने विधायक निधि को खर्च नहीं कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, उसमें कुछ सत्ता पक्ष के भी हैं और कुछ विपक्ष के भी हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जो एमपी हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे वो जो है, अगर आप ये देखें कि वो लोकसभा के जो एमपी हैं उनको भी जो बजट एलोकेशन एक्स्ट्रा होता है, उनको तो बहुत बड़ा बजट होता है, उसमें भी जो है खर्चा जो है कुछ लोगों ने कम किया और लास्ट मोमेंट पे वो खर्चा करा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि चाहे विधायक हो, मैं सत्ता या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, या कोई भी अगर लोकसभा के सदस्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, एमपीज की बात कर रहे हैं, वो कहीं ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। वो मतलब एक किसी तरह का एक प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि इनको इतना पैसा इस साल मिलना है और मैं किस तरह से अपने लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र जो है डेवलपमेंट करूं, उसमें एलोकेट करूं कि मुझे ये पैसा आएगा और मुझे किस तरह से करना है। तो एक जो प्लानिंग वाला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो है नजारा रहता है, वो सिर्फ राजनीति जो है चलती है और वो होता है। दूसरे जो मत की बात करें, विवेकाधीन कोष की जो बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के पास होता है और मुख्यमंत्री का विवेक होता है कि वो अपने विवेक के हिसाब से वो उसको बांटते हैं। लेकिन उसमें भी देखा गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, है ना, उस जगह वो विवेकाधीन कोष का यूज होता है। मतलब अगर आपकी जान पहचान है, ये विधायक की या किसी के थ्रू जान पहचान है या कोई स्पेशल ऑफिसर है उसके अगर जान पहचान है तो वो जो है उसमें एलोकेट हो जाता है। उसकी इंपॉर्टेंस उस जगह के लिए है या नहीं है, ये चीज बहुत कुछ देखने वाली बात है। तो ये कुछ चीजें होती हैं और ये चलती हैं। और जो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सपोज कोई विधायक चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज उसने करनी है और कोई फाइल उसने दी है और वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे क्षेत्र में इस जगह की ये पुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बननी है और ये 6 महीने के अंदर बननी है, क्योंकि पहाड़ में अगर आप ये देखते हैं तो 6 महीने तो जो है बारिश और जो है हिमपात होता है तो वहां पे नहीं हो पाता है। अगर आप ये देखिए जो सुदूर क्षेत्र आज भी विकास जो है जाने का, अभी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी जगह है कि जहाँ पे दिक्कतें हैं।
क्या हम उन दिक्कतों को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो फाइलें क्या होती हैं, वो सीधे सीधे सेक्रेटरीट में पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। और अगर आप समझ लीजिए इवन बजट भी लैप्स होके चले जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप ये देखें, बट मुझे लगता है इस बार जो पुष्कर सिंह धामी का, जिस तरह जब से पुष्कर सिंह धामी 2 वाली बात मैं कर रहा हूँ, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने करी है। पहली चीज, फुल टाइम वित्त मंत्री हैं, वो एक पूरा देख रहे हैं। एक चीज, उससे पहले जो बजट बनाने से पहले बाकायदा जो है मीटिंग्स करते हैं। और एक मैंने देखा कि पर्टिकुलर हर चीज में जो है उनका एक एलोकेशन है कि मुझे जो ये एलोकेशन जो है सेंटर की स्कीम से मुझे पैसा मिलेगा, वो इंक्लूड करते हैं और उसको किसी तरह से आगे करना है। लेकिन इसमें जो सबसे जो खास बात होती है कि आपने बजट बहुत अच्छा बना लिया, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कितना होता है। और वो सबसे बड़ी बात जो है, जो अधिकारी, जो मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी इतनी खतरनाक है उत्तराखंड में कि आप समझ लीजिए कि वो काम नहीं करने देते। उनकी मर्जी होगी तो काम करेंगे, और उसमें उनकी मर्जी होगी तो काम विधायक क्या, इवन मंत्री भी उनसे काम नहीं कराते। ठीक है, तो ये बहुत सारी इस्टवाल जी चीजें के पास बदलने की जाऊंगी जरूरत है। सर। इस्टवाल जी, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का एक बार फिर जिक्र आ रहा है, चाहे वो कामकाज हो। पहले तो लोग परेशान होते थे, अब मंत्री विधायक खुद परेशान है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। इतनी सरकारें जब से प्रदेश बना है, कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने कभी ऐसा देखा हो कि जो अभी समस्या आ रही है, क्या हमेशा से विधायकों की समस्या रही है स्टेट में, या फिर हाल फिलहाल की ये समस्या है? नहीं, देखिए, ब्यूरोक्रेसी हमने नरेंद्र तिवारी जी के समय भी देखी, हमने जनरल खंडूड़ी के समय भी देखी जी। उस दौरान ये ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही थी, ये मशीनरी कैसे काम कर रही थी। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, अब ये आश्चर्यजनक है कि एक अधिकारी मुझे बोल रहे थे, यार ये पीपीटी कैसे बनती है जी, क्योंकि उनको कोई प्रेजेंटेशन देना होगा और अधिकारियों को, क्योंकि क्लरिकल से अब अधिकारी बने हैं, पीपीटी अभी तक बनानी नहीं आती। जब पीपीटी तक आपको बनानी नहीं आ रही तो प्रेजेंटेशन किसी आईएएस के आगे कैसे रखेंगे। वही हाल हमारे विधायक गणों का भी है, वही हाल हमारे मंत्रियों का भी है। आप एक प्रॉपर वे में काम समझा नहीं पाते, और अगर काम आपको नहीं आता तो वो भांप लेते हैं अपने अधिकारीगण कि इसके बस का कुछ नहीं है, इसलिए वो लटकाते रहते हैं और बाद में उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा के फाइल को वापस पकड़ा देते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, महीनों घुमाने के बाद। मुझे लगता है कि सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में अगर हम सिर्फ अधिकारियों को ही कोसें तो वो ठीक नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर वास्तव में, जैसे मनोज रावत जी बोल रहे हैं कि 99,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में चढ़ गया है, तो जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो हर विभाग से पूछे, वो अपने वित्त मंत्री से पूछे कि आखिर इस 99,000 करोड़ रुपए का सॉल्यूशन क्या है। आपने ये जो कर्जा हम लोग यहाँ लाए हैं इसको कैसे निपटारा करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या वो सिर्फ कमीशन खोरी के लिए है, क्या वो सिर्फ फाइलों में ही रखने के लिए है। मुझे लगता है कि अभी जो 2022 तक का एक आंकड़ा है कि जनसंख्या जो उत्तराखंड की है 1 करोड़ 12 लाख के आसपास होगी, तो अगर प्रति व्यक्ति जोड़ा जाए तो जो आज भी पैदा हो रहा है उस पर 88,000 रुपये प्रति व्यक्ति पे कर्जा है आज की डेट पे। अगर 99,000 करोड़ आप क्या कहते हैं कर्जा बढ़ा रहे हैं तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति है। आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में ये कर्जा ऊपर बढ़ेगा, छलांग लगाएगी, या फिर नीचे आएगा। मुझे लगता है कि इस समय संगठित सब विधायकों की भी एक मजबूरी होनी चाहिए, विधानसभा वार संगठित होकर काम करे, धरातल पे काम आए। मुझे आश्चर्य होता है कि जब साहब कहीं प्रदर्शनी लगी होती है और उसमें ये साहब, ये पौड़ी गढ़वाल का, ये साहब चमोली गढ़वाल का, ये हल्द्वानी का, और तरह तरह के वो लगे रहते हैं स्टॉल कि ये वहाँ की राजमा है, ये फलाने जगह का आलू है, ये फलाने, वो उगता कहाँ होगा। सारे खेत तो बंजर हैं जी, फिर उगता कहाँ है ये समझ में नहीं आता। अधिकारी लोग कहाँ से मैनेज करते हैं उस सबको और उस पर ठप्पा लगा देते हैं प्रत्येक जिले का कि ये फलाने जिले का, ये फलाने जिले का है। मुझे लगता है ईमानदारी के साथ अगर पूरा एक तंत्र काम करे
सबसे पहले ईमानदार हमारे मंत्री और विधायकों को होना पड़ेगा। राजनेता अगर ईमानदार रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो सारी परंपरा नीचे तक आएगी। अपने पड़ोसी राज्य में देखिए, वही यूपी है जो मुलायम सिंह यादव के टाइम पे था, ये पहले था, वही यूपी है जो योगी के जमाने में है, जहां अब निर्द्वंद होकर सब घूमते हैं, मजे से रात को भी चलते हैं और दिन में भी चलते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी कर्तव्यनिष्ठा, कर्मशीलता और अपना अनुशासन अधिकारियों पे भी काम आता है और जनता जनार्दन उसका पूरा पूरा एक डिमार्केशन करती है। मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि कुछ चीजें एकदम छोड़ के जनता के हित में जो अभूतपूर्व फैसले वो लेते आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, धरातल पर दिखे। कहीं ये तो नहीं है कि विपक्ष के साथ बैठकर जो ये जितने भी 15 विधायक बैठे ये 2024 की एक गणित हो। आज विपक्षी विधायक खुश हैं, हो सकता है कि कोई रजामंदी हुई हो, क्या वो रजामंदी अधिकारी भी उस रजामंदी के साथ धरातल पर योजनाओं को उतार पाएंगे? यही मेरा कहना है। बिल्कुल। मनोज जी, आपके पास दोबारा आऊंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोई भी विधायक हो, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, अगर जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उतने जिम्मेदार हमारे सांसद भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, आप लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक विधायकों की तरफ से रह जाती है, और खास तौर पर विपक्ष की बात की जाए, क्या आप उतनी मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं कि आपकी बात की सुनवाई नहीं होती है? देखिए, अभी जो इस्टवाल जी ने कहा, सबसे पहले हम बजट पर आए। जो आपने कहा कि कर्जे की हालत, देखिए कुल कर्जा कितना है ये राज्य सरकार को बताना चाहिए, लेकिन राज्य बनने से लेकर के और 17 तक के उत्तराखंड की सरकारों ने 17 सालों में 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, और 17 से लेकर के और इस बजट तक के 99,000 करोड़ का और कर्जा लिया। अब राज्य सरकार को देखिए, मैं अभी हिमाचल, आप कहते पड़ोसी राज्य की तुलना, तो हिमाचल से करिए। हिमाचल का अभी बजट सत्र हुआ और हिमाचल के बजट सत्र पर हिमाचल की प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विधानसभा में खुल करके चर्चा हुई, और आज उत्तराखंड की राज्य सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि 17 साल तक के का 35,000 करोड़ रुपया और ये 6 सालों का 99,000 करोड़ रुपया मिला करके जो लगभग 1,35,000 करोड़ रुपया का कर्जा राज्य सरकार ने लिया, उसमें से रिपेमेंट कितना किया है, उसका ब्याज कितना दिया है। और सबसे जिम्मेदार आप कह रहे हैं विधायकों को, विधायक विधानसभा के लिए चुना जाता है, सबसे जिम्मेदार अगर स्थान कोई इस पे चर्चा का है तो विधानसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को ये बताना चाहिए था कि राज्य की जनता को कि हम पर कितना कर्जा है। शॉर्ट में जवाब दीजिए उसके बाद। जी। विधायक का कॉलर पकड़ने के लिए जनता खड़ी रहती है, इसलिए विधायकों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो पूछे जनता तक पहुंचने के लिए। देखिए जी, ये इस तरह के प्रस्ताव अगर कोई चर्चा होनी है तो राज्य सरकार को प्रस्ताव लाना चाहिए विधानसभा में। आज राज्य की वित्तीय हालत से अभी मनोज रावत जी ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में किस प्रकार से सार्थक चर्चा हुई, तो मैं बता दूं कि सार्थक चर्चा हर उस स्टेट में होती है जहां विपक्ष में भाजपा है। रही बात, अब मैं आता हूं आपको, आप ये बताइए, आप क्या सदन में ये प्रस्ताव लाए? मैं बीच में नहीं बोला था सर, मैं बीच में। अब 99,000 करोड़ रुपए का जिस कर्जे की बार बार बात आप कर रहे हैं, आपको पता है ये कर्जा किस चीज के लिए? आज हमारे विकास कार्यों के लिए जो कर्जा सरकार ले रही है वो यहाँ के विकास कार्यों के लिए। वो विकास कार्य भी कौन सा, जिनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, चाहे जल विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे 4 धाम के लिए रोपवे वाला निर्माण हो, तो तमाम ऐसे सुअवसर हैं जिनको लगाने के लिए सरकार जो है अगर कर्जा ले रही है तो उसको कर्जा चुकाने के लिए उसके पास रास्ते भी बना रही है। खाली ये नहीं ले रही कि उसने का जो आया उसने का खत्म जी। नहीं, आपने कौन से वित्तीय, आप ये बताइए कि आपके, और रही बात इसकी, देखिए क्या बने आपके कोविड के बाद से 36,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है हमारे प्रदेश में, जिसमें 600 नए छोटे बड़े उद्योग लगे हैं, जिसमें 90,000 लोगों को रोजगार मिला है। तो आप ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार का कोई काम नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, जिस प्रकार से विधायकों को लेके इनकी चर्चा हुई है, विधायकों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए, अब विधायक पूरे खुश हैं कि हाँ सरकार ने
जो है हमारी फाइनल बातों को कमेंट की सुना है। तरफ चलते हैं सर। शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। मनोज रावत जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। इस बैठक के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितनी सार्थक ये बैठक होगी और आपको विपक्ष के विधायक जो हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इस सार्थक पहल की हकीकत पता चल जाएगी कि किस विधायक को किस मद में कितना पैसा मिला है, क्योंकि सब कागजों में होना है, सब कागजों में ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा कि भाई किसको क्या मिला और किसको क्या मिला। और अधिकांश विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। अगर सड़कों की स्वीकृति होनी है तो अंतिम स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होती है। ठीक है, रविंद्र कुमार जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट। देखिए, जिस प्रकार से राज्य की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से योजनाओं पे जिस प्रकार से पैसा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की विधानसभा से होके निकलता है। अब उसका बेनिफिट अपने आप को वो वहां का विधायक, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस हो या अन्य दल का, उसका अगर वो फायदा लोगों के बीच में ले जाके बताने में करता है, क्योंकि ये बोलते नहीं, अगर भाजपा द्वारा जो पोषित योजनाओं में जो पैसा लग रहा है उसे ये बताते नहीं। तो अगर उसे बताएंगे तो कहीं ना कहीं लाभ इन्हीं का ही होगा। ये सिर्फ उसी पे ही रह जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। ठीक है, मनोज इस्टेवाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर प्लीज। मैं तो कहूँगा ये स्वागत योग्य कदम है और ऐसी पहल बारंबार होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, ताकि पक्ष और विपक्ष के आरोप निराधार रहें और पक्ष मजबूती से कहे कि हाँ सरकार ने ये पहल की है। जी, राजेंद्र बिश्री, फाइनल कमेंट सर शॉर्ट में। जी, मुझे जो लगता है कि पुष्कर सिंह धामी का ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि वो अपोजिशन के जितने विधायक हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं और उनकी सोच का जो है एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह उत्तराखंड का विकास हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो बजट में प्रावधान करे हैं, उन प्रावधान को सारे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर जिसमें से बांटते हैं और उस पर जो है आगे जो है प्लानिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास होगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि जो ये बैठक विपक्ष के विधायकों के साथ हुई कितनी सकारात्मक ये आगे चलकर रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को सार्थक करने के लिए ये पहल की गई है। और देखना ये होगा कि 2024 से पहले का ये एक मास्टर कार्ड खेला गया है या फिर वाकई में अब विकास की राह विपक्ष के विधायकों के लिए भी आसान होने जा रही है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।